चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का डैश थी, का प्रतीक, की चरम स्थिति, की अंतिम घटना, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम स्थिति थी, चरम बिंदु थी। ये वो संकट था जब ऐसा लगने लगा था कि दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ जाएंगी और उनके बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम स्थिति थी। अगला क्वेश्चन आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में क्या असत्य है, यानी क्या गलत है। एक, क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। बी, 1962 में सोवियत संघ ने यहां अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। सी, अमेरिका को 3 महीने बाद इस घटना का पता चला। या फोर्थ, दोनों महाशक्तियों ने अप्रोध की नीति अपनाते हुए युद्ध टालने का फैसला लिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, देखिए क्यूबा मिसाइल संकट का फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार थी वो सोवियत संघ समर्थित साम्यवादी सरकार थी। 1962 में सोवियत संघ ने इसे अपना सैनिक अड्डा बनाया और यहाँ पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। सी ऑप्शन हमारा इसका गलत है, क्योंकि अमेरिका को इस घटना के बारे में 3 महीने बाद नहीं बल्कि 3 हफ्ते 3 हफ्ते बाद इस घटना का पता चला। जॉन एफ कैनेडी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्हें 3 हफ्ते बाद इस घटना का पता चला कि सोवियत संघ जो है यहाँ अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने सोवियत संघ से कहा कि या तो वो अपनी मिसाइलें यहाँ से हटा ले, नहीं तो फिर अमेरिका भी अपनी मिसाइलें छोड़ देगा, अपनी जहाज़ों को लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उन दोनों ने ही अप्रोध की नीति अपनाते हुए इस युद्ध को टालने का फैसला लिया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए, धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, फ्रांस। मित्र राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। क्यूबा मिसाइल संकट में दिया गया है आपको क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, और वियतनाम संकट अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा? ए, धुरी राष्ट्र। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था तो उस समय 2 गुट थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। इनके ही झंडे तले ये सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था। धुरी राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में एक तरफ जहां अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन थे, वहीं धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। ठीक है, फ्रांस नहीं था। कौन था? धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान मुख्य देश थे। फ्रांस जो था वो मित्र राष्ट्र की साइड था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध केवल यूरोप तक सीमित रहा। आपको बताना है कि यह कथन सही है, असत्य है या कह नहीं सकते। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, आंसर बी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एशिया तक भी फैला था। एशिया में आप लोग जानते ही हैं जापान एशिया का देश है, और वो इसके एक मुख्य कड़ी रहा था द्वितीय विश्व युद्ध की। धुरी राष्ट्र में शामिल था जापान। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा। हमारा आंसर क्या होगा? बी। जापान पर गिराए गए बमों के क्या नाम थे? लिटिल बॉय, फैट मैन, लिटिल मैन, फैट बॉय, लिटिल फैट बॉय मैन, या कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? लिटिल बॉय एंड फैट मैन। जापान पर गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, और इनके नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, जापान पर गिराए गए बमों के संदर्भ में इनमें से क्या कथन असत्य है, यानी गलत है? ये बम अमेरिका द्वारा गिराए गए थे, बिल्कुल सही है। इनके नाम लिटिल मैन एंड फैट बॉय थे। ये 15 किलोग्राम और 21 किलोग्राम के थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। तो हम क्या देखते हैं कि इसके 3 जो हैं बिल्कुल सही है, अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। ये 15 किलोग्राम और 21 किलोग्राम के थे। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। लेकिन इनके नाम लिटिल मैन और फैट बॉय नहीं, बल्कि लिटिल बॉय फैट मैन थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी, फिदेल कास्त्रो या लेनिन? हमारा आंसर क्या होगा? क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। तो आंसर सी। शीत युद्ध के समय विश्व 2 खेमों में, यानी ग्रुप में, गोटों में बट गया। यह विभाजन सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या लैटिन अमेरिका? तो इसका आंसर क्या होगा? यूरोप।
शीत युद्ध के समय विश्व सबसे का जो बंटना था वो सबसे पहले यूरोप से शुरू हुआ। तो आंसर बी। नाटो के संदर्भ में क्या कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। इसमें तुम्हें 4 कथन दे रखे हैं। इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसके सदस्य 12 थे। इसका गठन 1949 यानी 1949 में हुआ और यह एक पूर्वी सैन्य गठबंधन है। तो हम देखते हैं इसमें से 3 बिल्कुल सही है और एक गलत है। इसका पूर्ण रूप फुल फॉर्म उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों से में 12 थे, बिल्कुल सही है। इसका गठन 1949 में हुआ, ये भी सही है। लेकिन यह एक पूर्वी नहीं बल्कि एक पश्चिमी गठबंधन था। नाटो एक पश्चिमी गठबंधन था जिसकी अगुवाई किसने करी थी? यूएसए ने, यानी पश्चिमी गुट ने। तो हमारा इसमें से कौन सा कथन गलत होगा? कथन डी। वार्सा पैक्ट के संदर्भ में क्या कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में नाटो के सदस्य देशों का मुकाबला करना था। इसी से हमारे ऑप्शंस बने। तो हम देखते हैं कि ये भी सही है, 1955 में इसका गठन हुआ था, सोवियत संघ ने इसकी अगुवाई की थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो नाटो के सदस्य देशों का मुकाबला करना था। तो हमारी तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है, तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर डी कि 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। कौन सा सैन्य गठबंधन आज भी अस्तित्व में है? सेंटो, सीटो, नाटो या वार्सा पैक्ट? देखिए, जब 1951 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन के काफी सैन्य गठबंधनों को खत्म कर दिया गया। वार्सा, सीटो, सेंटो तीनों को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। लेकिन एक सैन्य गठबंधन था जो आज भी अस्तित्व में है और वो कौन सा है? नाटो। ठीक है, तो नाटो जो है वो आज भी अस्तित्व में बना हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी। सेंटो का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय संधि संगठन, केंद्रीय एशियाई संधि संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन या कोई नहीं। तो सेंटो की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय संधि संगठन। ए, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। सेंटो में एसई किसका सूचक है? दक्षिण पूर्वी एशियाई केंद्रीय संधि या उत्तरी एशियाई? तो सेंटो में हम देखते हैं, सॉरी ये सेंटो नहीं है, सीटो है। सीटो में एसई किसका सूचक है? यानी सीटो की फुल फॉर्म जब आपको अगर पता होगी तो आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें एसई किसका सूचक है? दक्षिण पूर्वी एशियाई केंद्रीय संधि या उत्तरी एशियाई? तो सीटो यानी में एसई किसका सूचक है? दक्षिण पूर्वी का, क्योंकि सीटो की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सीटों में ऐसी किसका सूचक है? दक्षिण पूर्वी का। तो हमारा आंसर ए। सोवियत संघ और चीन के बीच कब और किस बात को लेकर युद्ध हुआ? 1950 अमेरिका को लेकर, 1969 एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर, 1961 क्यूबा मिसाइल संकट को लेकर या 1950 में कांगो संकट को लेकर? तो हमारा आंसर क्या है? 1969 एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर। 1969 में सोवियत संघ और चीन के बीच एक छोटा सा भूभाग था, ये उस पर आधिपत्य, उस पर अपने कब्जे को लेकर दोनों के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ था। तो आंसर डी। अधिकतर नव स्वतंत्र देशों ने किस विकल्प को चुना? पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन, तटस्थता या गुटनिरपेक्षता? तो अधिकतर नव स्वतंत्र देश यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटे छोटे देश जो आज़ाद हुए थे, अधिकतर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे, इन्होंने किस विकल्प को चुना? उस समय हम देखते हैं कि विश्व जो था वो 2 गुटों में बटता जा रहा था, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन के बीच। तो इन देशों ने किसको अपनाया? पश्चिमी गठबंधन को, पूर्वी गठबंधन, तटस्थता या गुटनिरपेक्षता? तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता ने इन स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प उपस्थित कराया था और इन देशों ने इस विकल्प को ही चुना था। तो आंसर डी। किन कारणों से छोटे देश महाशक्तियों के लिए बड़े काम के थे? महत्वपूर्ण संसाधन, भूक्षेत्र, सैन्य ठिकाने या आर्थिक मदद? अब इनमें से क्या सही है? केवल एक, केवल दो, 1, 2, 3 सही है या चारों ही सही है? तो हम देखते हैं कि छोटे देश महाशक्तियों
के लिए क्यों जरूरी है? ये तो हमें पता है कि छोटे देश महाशक्तियों के साथ अपने आर्थिक विकास, आर्थिक मदद और सैनिक सुरक्षा के लिए जुड़ जाते हैं। लेकिन महाशक्तियाँ इन छोटे देशों के साथ क्यों जुड़ती हैं? क्यों इन छोटे-छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करती हैं और उन्हें हर तरह की सहायता भी देती हैं? तो इसका कारण क्या है कि इससे इन्हें इन छोटे देशों में महत्वपूर्ण संसाधन भी मिल जाते हैं, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, भू क्षेत्र, ज़मीन मिल जाती है, जहाँ पर ये अपना हथियार वगैरह रख सकते हैं, हथियार बनाने का काम कर सकते हैं, परमाणु मिसाइलें तैनात कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, सैनिक ठिकाने मिल जाते हैं, जहाँ से ये अपने दुश्मन देश पर जासूसी कर सकते हैं और साथ ही आर्थिक मदद मिल जाती है। यानी जब इनकी सेना किसी दूसरे देश में लड़ने के लिए जा रही होती है और बीच से गुजरती है, तो इस सेना को ठहरने के लिए, उसके खाने-पीने का इंतज़ाम ये छोटे देश कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी। सेंटो किसका परिणाम था? सेंटो यानी केंद्रीय संधि संगठन किसका परिणाम था? बांडुंग सम्मेलन, बगदाद समझौता, बेलग्रेड सम्मेलन या कोई नहीं? तो हम देखते हैं कि सेंटो जो था वो बगदाद समझौते का परिणाम था। तो आंसर बी, ये बगदाद समझौता आपका 1954 में हुआ था, उसी का रिजल्ट रहा सेंटो। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना का परिणाम थी? बर्लिन की दीवार का गिरना, जर्मनी का एकीकरण, सोवियत संघ का विघटन या अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप? तो शीत युद्ध की समाप्ति जो हुई, जो कि दो महाशक्ति अमेरिका और यूएसएसआर के बीच चल रहा था शीत युद्ध, इसकी समाप्ति 1991 में हुई और ये किसका रिजल्ट थी? सीधा सीधा ये सोवियत संघ के विघटन का रिजल्ट थी। 1991 में 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन की घोषणा गोरबचेव के द्वारा मतलब इसकी घोषणा कर दी गई सोवियत संघ के विघटन की। और इसके विघटन के साथ ही विश्व में जो शीत युद्ध चल रहा था दो महाशक्तियों के बीच में, वो खत्म हो गया क्योंकि एक महाशक्ति का पतन हो गया था। तो आंसर सी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोरिया का विभाजन, 39वीं समानांतर रेखा, वियतनाम का विभाजन, 17वीं समानांतर रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन मैकमोहन रेखा या भारत पाकिस्तान विभाजन रेडक्लिफ रेखा? तो हम देखते हैं कोरिया का जो विभाजन था उसके कारण कोरिया दो भागों में डिवाइड हुआ, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, और इसकी बॉर्डर लाइन को हम कहते हैं 39th समानांतर रेखा। इसी तरीके से वियतनाम भी दो भागों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और इसकी बॉर्डर लाइन है 17वीं समानांतर रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन मैकमोहन रेखा नहीं है, बल्कि कौन सी है? डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो इस तरह हमारा कौन सा जोड़ा गलत है यहाँ पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन का। भारत और पाकिस्तान के विभाजन रेडक्लिफ रेखा के द्वारा हुआ। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन मैकमोहन रेखा नहीं बल्कि डूरंड लाइन है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है गलत पहचानो। 1949 नाटो, मतलब यहाँ पे तुम्हें गठन के ईयर्स दिए गए हैं और उस संगठन का नाम दिया गया है। 1949 नाटो, 54 सीटो, 55 सेंटो और 1953 वार्सा पैक्ट। तो हम देखते हैं कि नाटो का गठन 49 में हुआ, सीटो का 54 में, जो कि बगदाद समझौते का परिणाम थी। सेंटो जो बगदाद समझौते का परिणाम थे उसका गठन 1955 में हुआ था, ठीक है। और 1953 वार्सा पैक्ट ये गलत है हमारा, वार्सा पैक्ट का गठन 1955 में हुआ था, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी, वार्सा पैक्ट 1955 में हुआ था। मार्शल प्लान क्या था? साम्यवाद को रोकने का प्लान, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका के द्वारा सहायता, क्यूबा से सोवियत मिसाइलें हटाने की अमेरिका की योजना या कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर क्या है? मार्शल प्लान जो था वो एक अमेरिका का एक योजना थी जिसके द्वारा उसने पश्चिमी यूरोप के देशों का पुनर्निर्माण किया था ताकि ये यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के देश है वो उसके गठबंधन में शामिल हो जाए। तो आंसर बी। 1954 में 1954 में वियतनाम ने फ्रांस को कहाँ हराया? देखिए वियतनाम और फ्रांस के बीच एक लड़ाई हुई थी, एक बड़ी लड़ाई थी, और वियतनाम ने इस युद्ध में फ्रांस को हरा दिया था। वो जगह जहां उसने फ्रांस को हराया उस जगह का क्या नाम था? पेरिस, कोरिया, हंगरी या दायन बियन फू? तो इस जगह का क्या नाम था? दायन बियन फू। आंसर डी। गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने?
1984, 85, 86 या 1991? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 1985। गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1985 में बन गए थे। उसके बाद ही इन्होंने अपने सुधार कार्य शुरू किए थे, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। क्वेश्चन नंबर 24, गलत जोड़ा पहचानो। 1989 बर्लिन की दीवार का गिरना, 1990 जर्मनी का एकीकरण, 1991 सोवियत संघ का विघटन या 1988 अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। तो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट भी सही है। बर्लिन की दीवार 1989 में ही गिराई गई थी। जर्मनी का एकीकरण 1990 में ही हुआ था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो हमारा कौन सा जोड़ा गलत होगा? फोर्थ, अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने 1988 में नहीं बल्कि 1979 में हस्तक्षेप किया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई? नेहरू, गांधी, गोरबाचेव या बुश? नेहरू जी, गांधी जी, गोरबाचेव या बुश ने? तो आंसर क्या है? ए। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता की भूमिका नेहरू जी ने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 26, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया, यानी किसके नेतृत्व में किया गया? उस समय कौन था? स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में। मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कौन थे? गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्नो, जोसेफ टिटो या वॉन एनक्रुमा? तो हमें पता है कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे? गमाल अब्दुल नासिर। इनके नेतृत्व में ही स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर 26, सॉरी आंसर ए। गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में क्या गलत है? गुटनिरपेक्षता की जड़ में यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ या प्रथम सम्मेलन में 35 देशों ने भाग लिया? तो हम क्या देखते हैं? हमारा पहला भी सही है। गुटनिरपेक्षता की जड़ में यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र की दोस्ती थी। इन तीनों ने 1956 में एक सफल बैठक की थी और उसका रिजल्ट ही रहा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसकी तरफ धीरे धीरे उन्होंने शांति की तरफ कदम बढ़ाए और बाकी देशों को इसमें शामिल किया। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ, लेकिन हमारा चौथा गलत है, क्योंकि इस पहले सम्मेलन में 35 देशों ने नहीं बल्कि 25 देशों ने भाग लिया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, जो कि गलत है। गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद है, ये कथन सत्य है, असत्य है या कह नहीं सकते? तो हम क्या देखते हैं कि ये कथन पूरी तरीके से असत्य यानी गलत है। गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद, ये पलायनवाद या तटस्थता नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के सभी देश सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जो भी घटनाएं घटती हैं उसके सही और गलत के आधार पर उसके पक्ष विपक्ष भी निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये ना तो पलायनवाद की नीति है, ना ही अलग रहने की नीति है, ना ही तटस्थ रहने की नीति है, बल्कि ये पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं हर अंतर्राष्ट्रीय घटना के प्रति। तो हम गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद है, ये बिल्कुल असत्य कथन है। कौन सा जोड़ा गलत है? यूगोस्लाविया जोसेफ टिटो, घाना वॉन माइक्रेन, मिस्र नासिर या इंडोनेशिया सुकर्नो? तो हम देखते हैं यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो हैं, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, लेकिन घाना के वॉन माइक्रेन नहीं बल्कि वॉन एनक्रुमा थे। ठीक है, वॉन एनक्रुमा। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? डी। एलडीसी का क्या अर्थ है? निम्न विकसित देश, अल्प विकसित देश, अत्यंत विकसित देश या कोई नहीं? एलडीसी का अर्थ क्या है? अल्प विकसित देश, यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो आंसर बी। नियो का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्रीय वैश्विक आर्थिक व्यवस्था या कोई नहीं? नियो की फुल फॉर्म क्या है? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आंसर ए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वे संस्थापक कौन हैं जिनका सैनिक षड्यंत्र के चलते तख्तापलट हो गया था? नेहरू जी, जोसेफ टिटो जो कि यूगोस्लाविया के हैं, वॉन एनक्रुमा जो कि घाना के हैं और नासिर जो कि मिस्र के हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि वॉन एनक्रुमा जो घाना के थे, उनका एक सैनिक षड्यंत्र के चलते तख्तापलट कर दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी। अंकटाड 1972 में अंकटाड में प्रस्तुत रिपोर्ट का क्या नाम था? टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, टुवार्ड्स अ न्यू वर्ल्ड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट,
न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या कोई नहीं। तो हम देखते हैं इसमें आंसर हमारा क्या होगा, टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अंकटाड 1972 में हुआ। ये यूएन के नेतृत्व में हुआ था एक सम्मेलन, और यही सम्मेलन था, अंकटाड में ही पहली बार कूटनीतिक देशों की नीतियों की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो अंकटाड क्या है, अंकटाड में प्रस्तुत जो रिपोर्ट था उसको क्या नाम दिया गया, टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी आंसर ए। अब यहाँ पे तुम्हें एक चित्र दिखाया गया है, चित्र दिया गया है, ठीक है, जिसपे अगर तुम देखें तो यहाँ पे यूएसएसआर लिखा है, यूएसएसआर, यहाँ लिखा है आपका यूएस, यानी ये सोवियत संघ है, ये अमेरिका है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो गोले में व्यक्ति है ये कौन है, ये किस देश को दर्शा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस या चीन। तो हम देखते हैं कि ये जो गोले में व्यक्ति है ये कौन है, ये चीन है, ये चीन को दर्शा रहा है। ये उस समय की बात है जब चीन ने यूएसएसआर से छुपाते हुए अमेरिका के साथ 1970 के दशक में अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी थी। सही ऑप्शन क्या है, चीन। नीचे फिर से आपको एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें आप देखें तो एक जगह लिखे वियत को एनजी, और यहाँ पे एक बिच्छू जो है वो उनकी नाक पे काट रहा है, ये राष्ट्रपति जॉनसन है। ठीक है, तो इससे संबंधित ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं कि एक बिच्छू नाक पर काट रहा है, ये सही है। वियतनाम अमेरिका के गले की हड्डी बन गया, शाही खाने की एक मेज है, या वियतनाम का प्लेट में भोजन है। तो क्या सही ऑप्शन है, हम देखते हैं कि ये राष्ट्रपति जॉनसन है जिन्होंने 1969 में वियतनाम में हस्तक्षेप किया, लेकिन समय धीरे धीरे वियतनाम जो है उनकी गले की हड्डी बन के उनकी नाक में इसने दम कर दिया, वहाँ से ना तो ये निकल पा रहे थे और ना ही उसमें सफलता हासिल कर पा रहे थे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा कि वियतनाम अमेरिका के गले की हड्डी बन गया था, आंसर बी। ठीक है,